प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दुनिया के सामने एक बार फिर से ये तस्वीरें आने वाली हैं। एक बार फिर सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इस बार क्वाड देशों की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन करने वाले हैं और इसी बैठक के लिए मोदी अमेरिका जा सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे, जबकि 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के सेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान ही हो सकता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां पर तालिबान राज आ गया है। ऐसे में अमेरिका इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। उधर चीन ने तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान और चीन को लेकर बातचीत हो सकती है। दरअसल भारत पहले ही अपने साथी देशों के साथ अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा करता आ रहा है। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों से भारत की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि एशिया में भारत बड़ा देश है और अफगानिस्तान में उसका बड़ा निवेश भी है। लिहाजा हर स्थिति में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब ब्रिक्स सम्मेलन की करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 5 देशों के समूह ब्रिक्स सालाना शिखर सम्मेलन वहां हुआ। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन, आज इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, तस्वीरों में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। ये वही चेहरे हैं जो अफगानिस्तान पर आगे का रोड मैप तय करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, यही सब जानना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पुतिन का भी बड़ा बयान आया। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. आतंकवाद को लेकर मोदी की लाइन एकदम क्लियर है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को एक पेज पर आने की बात कही। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री। फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर दहशतगर्दों के सपोर्टर मुल्क चौतरफा घिरे हुए हैं, तो उसके पीछे भारत की कूटनीति है। आज तक ब्यूरो।
अब बात भारत की राजनीति की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शरद पवार ने कांग्रेस पर तीखा बयान जारी किया है। पवार ने कहा कि कांग्रेस जमींदारों की तरह पुराने दौर से उबर नहीं पाई है और मौजूदा सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये। तर मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो, ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है। असं जेव्हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या सोबणी यत्किंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात। एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते। लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाचल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही। काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली। पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेऊन बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाही आहे। तर कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय, उजाड गावाचा पाटील, तितकं काही म्हणत नाही, पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे। त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारीवरून काँग्रेस हो, पण ते होती आहे नाही, ते होती हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि ती ॲक्सेप्ट करण्याची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढेल। मी आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि युपीएने सरकार चालवलं होतं। अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं। ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या, प्रश्न तो नाही, पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासारखे 40 लोक नव्हते, तेव्हा काँग्रेसची सेंट 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती। आज काँग्रेसची सेंट ही त्यामध्ये फार कमी आहे आणि सगळ्यांचीच कमी आहे। उत्तर प्रदेश के कई जिले वायरल फीवर की चपेट में है और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी जिस तरीके से इलाज करा रहा है उसे डॉक्टर होने का भी पता नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डॉक्टर हैं जी? कौन से डॉक्टर? जी ओपीडी वगैरह देखते हैं। ओपीडी देखते हैं। एमबीबीएस हैं? नहीं नहीं। बीएमएस हैं? जी नहीं। बीएचएमएस? नहीं नहीं। बीडीएस? नहीं नहीं। यहाँ पर बाबू जी का इलाज चल रहा है, बहन जी यहाँ इलाज करा रही हैं, पीछे वहाँ ड्रिप चढ़ रही है, एक भाई साहब वहाँ लेटे हुए हैं और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब का इलाज किया जा रहा है। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं, असिस्टेंट हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? प्लेस बैठते थे वो अभी है नहीं यहाँ पर। एमबीबीएस है? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ रहता हूँ। अब जैसे ही कैमरा पहुंचा डॉक्टर यहां से फरार हो गए, शटर इसको डाउन कर दिया गया। अंदर अभी भी लोग हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों के इलाज में आम आदमी कहां खड़ा है, कहां पड़ा है, ये कहानी शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को सुनकर नोट कर लीजिए कौन कौन सी बीमारियां फैली हैं। जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है। उसमें न सिर्फ डेंगू है, इसमें डायरिया से भी तमाम हमारे पास सूचना आए हुए हैं। इन्फ्लुएंजा जिसको आप H1N1 कहते हैं,
उसके बाद आपके जापानीज एन्सेफेलाइटिस जेई, एईएस, डेंगू, और डेंगू के बाद आपका चिकनगुनिया, कालाजार और मलेरिया। एक सांस में 10 तरह की बीमारी जब स्वास्थ्य मंत्री फैलने की जानकारी दे रहे हैं, तब एक एक सेकंड कीमती है आम आदमी की जिंदगी के लिए। लेकिन क्या जनता की जिंदगी की कीमत समझी जाती है? इस सच को जानने के लिए उत्तर प्रदेश में कासगंज के सोरो कस्बे की सड़क को आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पार कर रहे हैं, जहां सावित्री क्लिनिक का बोर्ड है। आयुर्वेद की पढ़ाई पास डॉक्टर साहब ने 11 तरह की बीमारियों के इलाज का दावा किया, इसमें डेंगू भी है। बाहर बेंच पर एक बच्चे को सलाइन चढ़ाई जा रही है। बेंच पर बच्चे को लेटाकर सलाइन की बोतल को एक असिस्टेंट ने जाली से टांग दिया। भीतर एक दूसरे मरीज का भी ऐसे ही इलाज होता है, लेकिन ये इलाज करने वाले व्यक्ति क्या वाकई सही इलाज दे सकते हैं? आप डॉक्टर हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार। आप MBBS हैं? जी नहीं, BMS। आयुर्वेदाचार्य? जी जी। तो आप ये एलोपैथी दवाइयाँ कर रहे हैं लोगों की? जी, हमें 16 दवाओं की अनुमति है। हाँ? 16 दवाओं की अनुमति है सर। सवाल ये है कि जब पड़ोसी जिले फिरोजाबाद में 52 लोगों की मृत्यु 2 हफ्ते के भीतर संक्रामक रोगों से होने की बात आती है, जब कासगंज में भी तेज बुखार के लक्षण वाले मरीज आने लगे हों, तब क्यों ऐसे भगवान भरोसे इलाज के सहारे जनता है? यूपी के कासगंज के ही दूसरे कस्बे की तरफ आने पर यहाँ 2 शटर आधे खुले दिखते हैं। शटर से टंगी सलाइन की बोतल नजर आती है। आज तक का कैमरा और भीतर पहुंचता है तो इलाज के नाम पर चलती एक ऐसी दुकान सामने आती है जहां मरीज नहीं, मरीजों की भीड़ है। और इसे इलाज की दुकान ही कहना क्यों पड़ेगा? आप आज तक संवाददाता के सवालों के साथ सामने आए जवाब को ध्यान से सुनते जाइएगा। ये अस्पताल है? दुकान है। किस चीज की? डॉक्टर की। डॉक्टर की दुकान है। आप डॉक्टर हैं? जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मलखान। हाँ? जोर से बोलिए। डॉक्टर मलखान। डॉक्टर मलखान। मलखान। आप डॉक्टर हैं? जी। कौन से डॉक्टर? जी, OPD वगैरह देखते हैं। OPD देखते हैं। MBBS हैं? नहीं नहीं। BAMS हैं? जी नहीं। BHMS? नहीं नहीं। BDS? नहीं नहीं। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी। सरकारी स्वास्थ्य अमला मोबाइल मेडिकल वैन कस्बों में भेज रहा है। दूर दराज के इलाकों में हेल्थ कैंप लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। फॉगिंग का काम भी चल रहा है ताकि डेंगू मलेरिया के मच्छर ना पनपे। लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बजाय लोकल लोगों से इलाज करा रहे लोग चारों तरफ हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जब आज तक की टीम कासगंज के गणेशगंज कस्बे में पहुंची, यहाँ मरीज को शटर के भीतर बंद करके इलाज करने वाला गायब हो गया। इलाज चल रहा है? हाँ, कल दिखाई गई, फिर आज सवेरे गई ना घर। तो ये बंद कर दिया उनको अंदर? हाँ, अब पता न मालूम, हम आए तो केवल लाए। जैसे ही दरअसल यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं, खुद को डॉक्टर कहने वाले लोगों का इलाज कर रहे थे इस बुखार में। जैसे ही पता चला कि शासन की टीम और चिकित्सा अधिकारी पहुंच रहे हैं, शटर डाउन करके चले गए। अब ये माता जी, इनकी बहू अंदर, आप एडमिट कह लीजिए या इलाज करवाते कह लीजिए, जब अंदर ही हैं। आज भी हकीकत यह है कि हमारे देश में देश की 17% आबादी अपनी कुल कमाई का 10% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। 4% आबादी का तो हेल्थ पर खर्च 25% से ज्यादा है। हर 5 में से एक भारतीय इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। और इन सब के बीच सबसे दर्दनाक सत्य ये कि इलाज में लापरवाही के कारण हर साल 16 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जब संक्रामक रोगों से जीवन मरण का संकट आम आदमी पर है, तो वो एटा के बहानपुर इलाके में ब्यूटी पार्लर के सामने बैठकर अपना इलाज करा रहा है। कोई खाद की दुकान के सामने बैठा है और पूरा गलियारा यहाँ उस डॉक्टर के भरोसे गंभीर होते संक्रामक रोगों की दवाई लेने आया, जिसके डॉक्टर होने पर ही सवाल है। यहाँ पर बाबू जी का इलाज चल रहा है, बहन जी यहाँ इलाज करा रही हैं, पीछे वहाँ ड्रिप चढ़ रही है, एक भाई साहब वहाँ लेटे हुए हैं और एक यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे तक ये जो लाइन लगी आप देख पा रहे हैं ना, ये दुकानों के भीतर, यहाँ एक खाद बीज की दुकान है, मतलब ये पूरा एक मार्केट एरिया है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब का इलाज किया जा रहा है। आप दे रहे हैं दवाइयाँ? अभी मैंने ही दी हुई है। अच्छा, क्या क्या लगा रहे हैं अभी दवाई में?
इनको लारिनेट वगैरह दिया, क्लैरिपिल दिया। शिकायत सबसे ज्यादा प्लेटलेट वगैरह डाउन है इनकी। डेंगू के सिम्टम्स? हाँ। डेंगू का टेस्ट हो रहा है? डेंगू का टेस्ट नहीं कराया यहाँ। आप डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर नहीं हैं, असिस्टेंट हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? दिनेश बैठते थे, वो अभी है नहीं यहाँ पर। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद अब हम लखनऊ पहुंचते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को इस तरह से होते लापरवाही के इलाज की जानकारी देते हैं और सवाल करते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे स्वास्थ्य की टीम जाते हैं, उनका पंजीकरण नहीं है तो उनको वहाँ सील करना, और जो इस तरह के झोला छाप है जिनका कोई डिग्री नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हमारा समय समय पर महीना में 1 या 2 बार चलता रहे। जरूरी है कि इस कार्रवाई के मिशन को भी स्वास्थ्य विभाग दोबारा तेजी से बढ़ाए ताकि संक्रामक रोगों की चपेट में आते नागरिक किसी भी तरह से इलाज में लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी न गंवाएं। कासगंज और एटा से आशुतोष मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए ये साफ किया कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर मऊ से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी की कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, जाहिर तौर पर मायावती ने तो अपनी रणनीति साफ कर दी है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका यहां पर मुख्तार अंसारी के लिए। देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से ऐलान किया कि मऊ विधानसभा से वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी और उनके बजाय बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीमराज भर को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिकवतुल्लाह अंसारी, ये पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि अंसारी बंधु भी यानी मुख्तार अंसारी भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर मुख्तार अंसारी के समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनके बड़े भाई सिकवतुल्लाह अंसारी जो पूर्व विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा बीएसपी ने इसी रणनीति के तहत जो एक भाई समाजवादी पार्टी में है तो दूसरे को टिकट देने से इनकार कर दिया है और मायावती ने ऐलान किया है कि कोशिश करेंगी कि पार्टी से किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट न दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको मायावती का वो ट्वीट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को साफ किया है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा आगामी आम चुनाव में ये प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर मुख्तार अंसारी प्रत्याशी नहीं होंगे, उनको टिकट नहीं दिया गया है। व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि व्हाट्सएप चैट को इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पढ़ रही है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 3 साल पहले अमेरिकी सेनेट के सामने व्हाट्सएप मैसेजेस को सबसे सुरक्षित बताया था, लेकिन ताजा आरोप इस दावे को झूठा साबित करते हैं। चैटिंग किसी का शौक है तो काफी लोगों की जरूरत और सुविधा तो ये हर किसी के लिए है। चैटिंग में लोग अक्सर बेहद निजी बातें साझा करते हैं। ये सीक्रेट्स इस भरोसे के साथ शेयर किए जाते हैं कि जिस ऐप से बातचीत हो रही है वो इसे नहीं देखेगा। इसी भरोसे के चलते लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। मार्क ज़करबर्ग के इस दावे पर यकीन करके मैसेज करते हैं कि वो एंड टू एंड सिक्योर होता है, यानी एक बार भेजे जाने के बाद बीच में कंटेंट कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले नॉन प्रॉफिट न्यूज रूम ProPublica ने इस दावे को झूठा करार दिया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने गलत कंटेंट पर नजर रखने के बहाने दुनिया भर में 1000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखे हुए हैं। ये प्रोफेशनल फेसबुक के स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से रोजाना लाखों यूजर्स के कंटेंट यानी प्राइवेट मैसेज, इमेज और वीडियो देखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। ये वो कंटेंट होते हैं जिनकी व्हाट्सएप यूजर्स रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है कि इसको अभी किसी नतीजे पे पहुंचना तो मुश्किल है। मेरे व्यू में अगर कोई नए रूल्स आते हैं तो रूल्स शुड बी सच कि वो डेटा को आप प्रोटेक्ट करें रादर देन यूजर्स को वल्नरेबल करें और उनको ये फीलिंग दे कि उनका प्राइवेसी इज अंडर थ्रेट। रादर देयर डेटा शुड बी मोर प्रोटेक्टेड। ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले फ्रॉड, स्पैम, चाइल्ड पोर्न
या आतंकी साजिश के दावे पर 1 मिनट से भी कम समय में फैसला करते हैं। यानी 2018 में अमेरिकी सीनेट को दिए गए फेसबुक के मुखिया मार्क ज़करबर्ग का बयान कंपनी के सिस्टम से मैच नहीं होता है। ज़करबर्ग ने कहा था कि व्हाट्सएप के मैसेज इतने सिक्योर होते हैं कि उसको कंपनी भी नहीं देख सकती। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम व्हाट्सएप के मैसेज को इसलिए देखती है जिससे ऐप का गलत इस्तेमाल करने वाले शातिरों की पहचान की जा सके। आज तक ब्यूरो।